नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। कते खबरों की शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के विजेता बच्चों से आज संवाद करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस पुरस्कार के लिए 5 बच्चों का चयन हुआ है। इनमें लखनऊ के व्योम आहूजा, बाराबंकी के कुंवर दिव्यांश सिंह, गौतम बुद्ध नगर के चिराग भंसाली, अलीगढ़ के मोहम्मद शादाब और प्रयागराज के मोहम्मद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बाल पुरस्कार विजेताओं से आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। लखनऊ के 10 वर्षीय बालक व्योम आहूजा को कला एवं संस्कृति के लिए और बाराबंकी के 15 वर्षीय कुंवर दिव्यांश सिंह को बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर के 16 वर्षीय चिराग भंसाली को इनोवेशन के लिए और अलीगढ़ के 17 वर्षीय मोहम्मद शादाब को शैक्षणिक क्षेत्र के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इलाहाबाद के 17 वर्षीय मोहम्मद को खेल श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, एक खुशी की बात कि 5 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने वाला है। किस तरह से आपने बच्चों के परिवार वालों से भी बातचीत की होगी? चूंकि कोविड काल है तो बच्चे इस बार दिल्ली नहीं आ पाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का उनके साथ संवाद होना है। जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ के कलेक्ट्रेट में जो एनआईसी का सेंटर है वहां से व्योम आहूजा जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे और प्रतिष्ठित पुरस्कार से उनको नवाजा जाएगा। उनके पिता निखिल आहूजा और माता दिया आहूजा घर से यानी निराला नगर में जहां उनका निवास है वहां से अपने बच्चे को लेकर के निकल चुके हैं। राजधानी लखनऊ का ये गोल्डन ब्लॉसम और गुड बेकरी से संबंधित प्रतिष्ठित परिवार है। कुल मिलाकर के इस बच्चे के बारे में जब बात की गई तो पता चला कि लखनऊ के सीएमएस में बच्चा पढ़ता है और मल्टी टैलेंटेड है। इसको एशिया लेवल के 3 अवार्ड, इसके अलावा देश के प्रतिष्ठित 5 अवार्ड, यानी कि घर इसका पूरे अवार्ड से जुड़ा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, इसके पिता जो निखिल आहूजा हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़े केक को बना करके लेकर के है। तो ऐसे में गोल्डन ब्लॉसम और गुड बेकरी परिवार से जुड़ा हुआ जो बच्चा है तो ऑलरेडी 11 साल की उम्र में पूरा घर भर गया है इसका अवार्डों से। और आज प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, साथ में इसको प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी आज नवाजा जाना है। तो अलाउद्दीन, सभी 5 बच्चे आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जब प्रधानमंत्री से इनकी बातचीत होगी तब? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है वो दिल्ली से एनआईसी आयोजित कर रहा है वेबकास्टिंग के जरिए से। तो जिलों का जो एनआईसी सेंटर है यानी कि जिला मुख्यालय में जो एनआईसी सेंटर है, जिस जिले से ताल्लुक इन बच्चों का है उन जिलों पर आएंगे। जैसे बाराबंकी का बच्चा एनआईसी सेंटर वहां से जुड़ेगा, लखनऊ एनआईसी सेंटर से व्योम आहूजा जुड़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सेंटरों से ये 5 बच्चे प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अलाउद्दीन। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट मामले पर अंतिम सुनवाई करेगी। हम आपको बता दें कि 18 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 जनवरी तक का समय दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई का हवाला दिया था। केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए भी राज्य सरकार की ओर से एप्लीकेशन दी गई थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में दलील दी गई कि अलग अलग जगहों पर सुनवाई से केस को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और यही वजह है कि अब इस अध्यादेश को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी गई। अध्यादेश के दुरुपयोग की भी याचिकाओं में आशंका जताई गई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में 5 जनवरी को ही अपना जवाब दाखिल कर दिया था और सरकार ने 102 पेज के अपने जवाब में अध्यादेश को जरूरी बताया था। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अध्यादेश को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी? देखिए, आज लंच के बाद दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में धर्मांतरण को अध्यादेश को चुनौती देने वाली 4 अलग अलग याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अंतिम सुनवाई करने जा रही है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को हुई थी, जिस समय राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल हाजिर हुए थे, पेश हुए थे और उन्होंने ये दलील दी थी कि चूंकि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तमाम जगह अलग अलग जगहों पर सुनवाई के चलते इस मामले की सुनवाई में काफी दिक्कत आ रही है, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस मामले को वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। पर कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए अंतिम तिथि इसमें लगाई है। और इसके पहले 5 जनवरी को राज्य सरकार की ओर से 102 पेज का अपना जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरह का माहौल प्रदेश में हो गया था, लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे थे, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे थे, इसमें पीड़ित जो लड़कियां हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यह अध्यादेश लाना जरूरी है। कई जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी, इसलिए भी
इसको राज्य सरकार ने जरूरी बताया है। वहीं जो याचिकाकर्ता हैं अलग अलग याचिकाओं को दाखिल कर उन्होंने कहा है कि ये लोगों के व्यक्तिगत और मौलिक अधिकारों का हनन है और इससे वर्ग विशेष का बिल्कुल। तो धर्मांतरण को लेकर 4 याचिकाएं और इन चारों याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आज नोएडा दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो उत्तर प्रदेश दिवस में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम योगी 415 करोड़ की परियोजनाओं का आज यहां से लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। कोहरे के चलते सीएम के कार्यक्रम में आधे घंटे की देरी बताई जा रही है। तो सीएम का पहुंचना था 9:50 को सीएम पहुंचने वाले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर के आसपास कोहरा बहुत ज्यादा है, तो इनके कार्यक्रम में शायद आधे घंटे की देरी होगी। तो विकास परियोजनाओं की आज सौगात देने वाले हैं नोएडा के लोगों को। 415 करोड़ की ये विकास योजनाएं हैं। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार दूसरा कार्यक्रम नोएडा में भी आयोजित किया गया है और उसी के मौके पर आज सीएम नोएडा पहुंच रहे हैं। और आज उनका कार्यक्रम 9:50 का हिंडन एयरबेस तक पहुंचने का था, लेकिन कोहरे की वजह से डिले हुआ है। आधे घंटे ये कार्यक्रम देरी से हुआ है। आगे देखना होगा कि किस तरह से आगे ये कार्यक्रम बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध और कोहरा बहुत ज्यादा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज नोएडा के लोगों के लिए सौगात, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही 415 करोड़ की सौगात भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और कार्यक्रम था सुबह 10:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। सुबह 11:40 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 11:55 पर वो नोएडा हाट, जहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां पर पहुंचने वाले थे। करीब 1:30 बजे कार्यक्रम में उनके हिस्सा लेने का कार्यक्रम था। बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ नोएडा हाट से जुड़ गई है। प्रीति, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रोग्राम था वो 10:30 बजे का था कि लखनऊ से गौतम बुद्ध नगर के लिए 10:25 पे रवाना होंगे। लेकिन खराब मौसम के चलते वो जो प्रोग्राम है वो आधे घंटे विलंब से है, यानी कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ गौतम बुद्ध नगर में करीब 12:30 बजे के लगभग पहुंचेंगे और साथ ही यहाँ पे 900 करोड़ रुपए की लगभग योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सभी जिलों से यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं और साथ ही कमिश्नरी सिस्टम को लेकर जो मिशन शक्ति, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का, उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकती हैं कि मिशन शक्ति को लेकर यहाँ पर उन्होंने एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है, जहाँ पर नन्हे परिंदे से लेकर यहाँ पर जो महिलाओं के लिए काम किया गया है उसकी एग्जीबिशन की झलकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही यातायात पुलिस जो गौतम बुद्ध नगर की है उसको लेकर भी यहाँ पर ये जो एग्जीबिशन के तौर पर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। उसकी भी झलकी आप यहाँ पर देख सकती हैं। और साथ ही ये आप सामने जो हमारे स्टॉल्स जो आप देख रही हैं, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि सभी जिलों के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। फिरोजाबाद से लेकर बनारस से लेकर भदोई से लेकर सभी आगरा से लेकर सभी जगह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो पहले जो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था कि वो 10:25 पर लखनऊ से गौतम बुद्ध नगर के लिए रवाना होने वाले थे, उसके बाद हिंडन पहुंचते और हिंडन के बाद ठीक है, जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते एक बार फिर से दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और खबर आपको बता दें, शाम 4 बजे सीएम योगी नोएडा में चूंकि आने वाले हैं, फिर यहां से लौटकर लखनऊ जाएंगे तो 4 बजे तक वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शाम 5 बजे कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है जिसमें वो शामिल होंगे। नए साल की ये पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसमें बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि करीब 15 प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के डाटा सेंटर नीति के मसौदे को यहां से हरी झंडी मिलने की उम्मीद की जा रही है। और अगले साल होने वाले विधानमंडल सत्र बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी आज यहां पर मंजूरी दी जा सकती है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर पुलिस ने फायरिंग के आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठेकेदार धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से अवैध असलाह भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में गोली मारने की वजह साफ होगी। हम आपको बता दें कि विभूति खंड इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीडब्ल्यूडी के एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी और उसी मामले में ये वांछित चल रहा था। अब धनंजय सिंह को विभूति खंड इलाके से पकड़ लिया गया है। तो इस वक्त राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने फायरिंग के आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठेकेदार धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से अवैध असलाह भी बरामद किया गया है, जिससे गोली चली थी। पूछताछ से गोली मारने की वजह अब उससे साफ होगी कि आखिर क्या वजह रही कि उसने इस व्यक्ति को गोली मारी। बता दें कि विभूति खंड इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर अब आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के एसपी से लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इसने गोली चलाई और कहां से इसको पकड़ा गया। लेकिन एक बार फिर से आपको खबर बता दें, लखनऊ से खबर है, जहां पर आरोपी ठेकेदार धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बड़ी तेजी से अपना काम दिखाते हुए इसे गिरफ्तार किया। आरोपी से वो असलाह भी बरामद कर लिया है, बताया जा रहा अवैध असलाह है जिससे गोली चली थी। और पूछताछ के बाद अब ये स्पष्ट होगा कि आखिर इसने इस व्यक्ति को गोली क्यों मारी। और ये पूरा मामला विभूति खंड इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर आरोपी से अवैध असलाह बरामद कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद जालौन से खबर है, जहां पर रोडवेज बस की एक कार से मामूली टक्कर होने के बाद कार सवार लोगों ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ जमकर मारपीट कर दी। यही नहीं, इस बस में तोड़फोड़ भी कर डाली और फिर मौके से फरार हो गए। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन औरैया स्टेट हाईवे का बताया जा रहा है। फिलहाल तो घायलों को पुलिस ने खबर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। दोपहर में ये प्रकाश में आया था कि किसी जो बस का ड्राइवर है उसके साथ कुछ कार के लोगों ने मारपीट किया है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं होती है, अगर तहरीर प्राप्त होती है तो तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और कहते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन देवरिया जिले में एक शहीद की शहादत का अपमान हो रहा है। 17 साल से उसकी मूर्ति बनी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो इस मूर्ति का अनावरण कर सके। शहीद संजय चौहान सन 2002 में राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 13 अप्रैल 2004 में जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में वो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। लोगों ने सरकार से इस मूर्ति का जल्द से जल्द अनावरण करने की अब गुहार लगाई है। ये शहीद संजय चौहान जी की मूर्ति है। 2004 में दुश्मनों से लोहा लेते हुए बारामूला में ये शहीद हो गए और 17 वर्षों से इनकी मूर्ति को ऐसे ही ढक के रखा गया। इनकी मूर्ति कैसे उपेक्षित करके रखी हुई है, धूल मिट्टी फाँक रही है, आप देख रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द इस मूर्ति का अनावरण किया जाए ताकि शहीद को उचित सम्मान मिल सके। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पे मैं वो शहीद हूँ। ये संजय चौहान की मूर्ति है जो 17 साल से अपने अनावरण का राह देख रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में कपड़ों में ये मूर्ति बांधी हुई है और रस्सियों से बांधा गया है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कई बार इस मूर्ति के अनावरण के लिए गुहार लगाई, लेकिन 17 साल बाद भी इस मूर्ति का अनावरण नहीं हो सका। देखना दिलचस्प होगा इस मूर्ति का अनावरण कब होगा या इस शहीद की मूर्ति यूं ही धूल फांकती रहेगी। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट।
और गणतंत्र दिवस का उत्साह दिल्ली के राजपथ से लेकर धर्मनगरी वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ लोकगीत कलाकार अपने गायन के जरिए आजादी के दीवानों को याद कर रहे हैं। ये कलाकार अपने गीतों के जरिए भारत के पराक्रम की गाथा पेश कर रहे हैं। ना देख मुझे क्यों मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ नहीं सकता। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा। इतनी से है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी से है दिल की आरज़ू। और अब बात ठंड की करते हैं तो कानपुर में ठंड का कहर जारी है। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह तड़के से ही मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंड का कहर आलम ये कि हृदय रोग संस्थान में लगातार हार्ट अटैक से संबंधित मरीजों की मौत हो रही है।